हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एमएससी एंड बीएससी। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये हमारा लेक्चर नंबर 37 है और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर, एनपीएन पीएनपी दोनों हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके सर्किट डायग्राम के बारे में। वैसे सर्किट डायग्राम हमने एक बार पहले डिस्कस कर लिया है, आई थिंक लेक्चर नंबर 33 या 34 में। यहां पर एक बार उसको दोबारा से क्या कर लेंगे, रिकैप कर लेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे कॉमन एमीटर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर यानी बीटा, फिर हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। यहां अल्फा क्या है भाई, अल्फा होता है हमारे पास क्या, कॉमन बेस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। और अंत हम डिस्कस करेंगे कलेक्टर करंट के बारे में, और एक स्पेशल टाइप की करंट होगी जिसको हम लीकेज करंट या फिर सिंबल के फॉर्म में क्या बोलते हैं, ICEO बोलते हैं। ये वैसी करंट होती है जैसे हमने कॉमन बेस वाले केस में क्या पढ़ा था, ICBO पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर हम क्या डिफाइन करते हैं, ICEO डिफाइन करते हैं, और एक क्या होती है ये हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्या है भाई, आज के इस लेक्चर के टॉपिक हैं। तो फटाफट से कोई पेन निकालो और हेड डालो क्या, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एनपीएन एंड पीएनपी। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इसके सर्किट डायग्राम की। आपने इस तरह से हेड डाल दियो क्या, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर या कॉमन एमीटर कनेक्शन। ठीक है, समझेंगे भाई। सबसे पहले डालेंगे इसके लिए हेडिंग क्या, इसका हमारे पास सर्किट डायग्राम। तो सबसे पहले लिखो कॉपी में सर्किट डायग्राम, कि किस तरह से इसका सर्किट डायग्राम हमारे पास होगा। सर्किट डायग्राम मेन है भाई, जिसको सर्किट डायग्राम बनाना आ गया उसने 50% काम तो कर दिया। ठीक है, तो बनाओ भाई। देखो इस तरह से सबसे पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म बना देते हैं। ये मेरे पास एक ट्रांजिस्टर का सिंबल है, ये यहाँ पे इसके 3 टर्मिनल हैं, इसमें से एक एमीटर होगा, एक बेस होगा और एक कलेक्टर होगा। ठीक, अब कॉमन एमीटर करना है तो मान लो ये मेरा क्या है, एमीटर है, तो ये कलेक्टर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मेरा बेस हो जाएगा। अब ये कौन सा है, एनपीएन पीएनपी कुछ भी हो सकता है। मैंने मान लिया ये कौन सा वाला है, NPN वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा, N होगा, ये क्या होगा, P होगा, और ये क्या होगा, N होगा। अब करंट की डायरेक्शन किस में दिखाते हैं, हम एमीटर में दिखाते हैं। तो ये मेरे पास P है, ये N है, तो करंट कहां से कहां की होगी, को इस तरह से मैं यहाँ पर करंट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूंगा। अब मुझे इसमें क्या करनी है, बाइसिंग करनी है। तो जो इनपुट होगा फॉरवर्ड बाइस होगा। ये मेरे पास यहाँ से मैं क्या दूंगा, सिग्नल दूंगा कोई भी। ये मेरे पास P है तो किससे जुड़ेगा, ये पॉजिटिव से, और ये N है तो ये किससे जुड़ जाएगा, नेगेटिव से। और इस बैटरी को मैं क्या बोल रहा हूँ, VBB बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर मेरे पास जो आउटपुट होगा वो रिवर्स बाइस होगा। मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया RC, इसको मैंने क्या बोल दिया भाई, RC बोल दिया। फिर उसके बाद अब ये रिवर्स बाइस करना है, तो ये मेरे पास क्या है, N है, तो किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव से, ये किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से। तो ये कहाँ जुड़ जाएगा, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये मेरे को रिवर्स बाइस करना है, तो ये मेरे पास क्या होगा, N है, तो ये किससे जुड़ गया, इस तरह से नेगेटिव से जुड़ गया। क्लियर बात इतनी। नाउ अब यहाँ कौन सी करंट फ्लो करेगी, यहाँ फ्लो करने वाली करंट होगी कौन सी, इमीटर करंट IE होगी। यहाँ फ्लो करने वाली करंट क्या होगी, मेरे पास बेस करंट IB होगी। और यहाँ फ्लो करने वाली करंट क्या होगी, मेरे पास IC यानी कलेक्टर करंट होगी। तो यहाँ से करंट ऐसे जा रही है, यहाँ से करंट ऐसे जा रही है, यहाँ से करंट ऐसे आ रही है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है फ्रॉम जंक्शन रूल कि जो IE है वो किसके बराबर है, IC प्लस IB के बराबर है। ठीक है, ये तो कब है, जब मेरे पास NPN है। अगर PNP होता तो क्या कोई चेंज आता, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता, बस सिंपल जो बैटरी की बाइसिंग है या बोलते हैं उसकी जो पोलरिटी है उसमें चेंज आ जाता है। तो अगर मेरे पास NPN हो तो दोबारा से बनाएंगे इस तरह से। तो ये मैंने क्या ले लिया भाई, इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में ले लिया। ये N है, ये P है, ये N है, यहाँ बोलते हैं ये इमीटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है। ये मेरा क्या है, इमीटर है, ये कलेक्टर, सॉरी ये क्या होगा, मेरा बेस होगा, और ये क्या होंगे, हमारे कलेक्टर होंगे। PNP लेना है मेरे को, ये P है, ये N है और ये P है। और करंट किस में दिखाते हैं हम, इमीटर में दिखाते हैं। तो करंट कहाँ से कहाँ की ओर होगी, P से N की ओर। तो ये मेरे पास डायरेक्शन ऑफ करंट आ गई। अब बाइसिंग करनी है इस तरह से, तो यहाँ मैं, ये इनपुट है मेरा, तो यहाँ मैं सिग्नल दूंगा जो AC सिग्नल में दे रहा हूँ।
यहाँ मुझे बाइसिंग करनी है तो ये n से जुड़ा हुआ है तो कैसा आएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ जाएगा इस तरह से, और यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये मुझे जोड़ना है इधर, ये मेरे पास क्या है RC है, और फिर यहाँ मुझे बैटरी लगानी है। और ये कैसा होगा भाई, इमीटर रिवर्स बाइस होगा, सॉरी ये मेरे पास कलेक्टर कैसा होगा, रिवर्स बाइस। ये P है तो किससे जुड़ेगा, ये नेगेटिव से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इस बैटरी को हम क्या बोलते हैं, VCC बोलते हैं। तो ये मेरे पास क्या है भाई, VCC है, इसे हम क्या बोलते हैं, VBB बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से अगेन देख लो भाई, यहाँ करंट ऐसे जा रही है, ये करंट कौन सी है यहाँ पर, दिस करंट इज अवर IE करंट, इमीटर करंट है। ऐसे अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ करंट ऐसे आ रही है, ये कौन सी करंट होगी हमारी, कलेक्टर करंट होगी। और फिर यहाँ पर, और ये गड़बड़ होगी, ठीक है, ये क्या होगा मेरे पास, पोलरिटी चेंज होगी इस तरह से। ये पॉजिटिव है तो किस जुड़ेगा, ये n है ना, तो n फॉरवर्ड लाइन में किस नेगेटिव से, ये पॉजिटिव से, तो यहाँ करंट कैसे आएगी, ऐसे, इसका नाम क्या होगा, IB होगा। अगेन साफ साफ दिख रहा है भाई, यहाँ मेरे पास जो IE है वो किसके बराबर है, IC प्लस IB के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम को डिजाइन करते हैं या बनाते हैं, ओके, या ड्रॉ करते हैं। अब कभी कभी डायग्राम आपको इस रूप में भी देखने को मिलेगा, हो सकता है क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसे देखने को मिलता है जैसे मैं अब बनाने जा रहा हूं। ठीक है, तो सिंपलेस्ट डायग्राम है, कभी कभी कुछ इस तरह से भी डायग्राम हमें देखने को मिलता है। किस तरह से समझेंगे जरा, ये मैंने सेम इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म बनाया, ये इसका कलेक्टर हो गया, ये इमीटर हो गया, और ये हमारे क्या हो गए, बेस हो गया इस तरह से। ये मेरे पास क्या है, बेस है, इस तरह से बना दो यूं करके। ये मेरे पास क्या है, इमीटर है, ये मेरे पास क्या है, बेस है, ये मेरे पास कलेक्टर है, NPN बोल दो, ये N है, ये P है, और ये क्या है मेरा N है। ठीक, अब क्या करूंगा भाई मैं, इस तरह से यहाँ मैंने बैटरी जोड़नी है एक, ये मेरे पास P है तो कुछ जुड़ेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे जोड़ दिया। फिर इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे अर्थ कर देंगे। ऐसा आपको बहुत सारे डायग्राम में देखने को मिलेगा। इसे मैं क्या बोल दूंगा, VBB बोल दूंगा। ठीक है, सेम उसी तरह से ये मेरे पास क्या है, इमीटर है, इमीटर को मैं सीधे बेस कर दूंगा यूं करके, सॉरी सीधे क्या कर दूंगा, अर्थ कर दूंगा, तो ऐसे अर्थ कर दिया मैंने इसको। और ये मेरे पास क्या है भाई, कलेक्टर है, इस कलेक्टर में मुझे बैटरी लगानी है यहाँ पर, तो यहाँ पे ने ऐसे रेजिस्टेंस लगा सकते हैं हम यूं करके RC। फिर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ एक बैटरी लगा दी, और बैटरी ये मेरे पास नेगेटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लगा दिया। फिर इसको मैंने क्या कर दिया, इस तरह से ग्राउंड कर दिया, और इस बैटरी को क्या बोल दिया, VCC बोल दिया। तो यही डायग्राम आपको इस तरह से भी देखने को मिल सकता है। ये P है, N है, तो यहाँ करंट ऐसे, तो इसमें क्या फ्लो करेगी हमारी, IC फ्लो करेगी, इसमें क्या फ्लो करेगी हमारी, IB फ्लो करेगी, और इसमें क्या फ्लो करेगी हमारी ये क्या होगा, IE होगा, और यहाँ क्या फ्लो करेगा मेरा, IC। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस का नाम क्या होगा, RC होगा। अगर ये डायग्राम आपको इस तरह से देखने को मिले तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से भी ये बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये बेस, ये अर्थ ये तीनों कहाँ है, एक ही पॉइंट पर, यानी तीनों को मैं एक लाइन से या एक वायर से मिला सकता हूं जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, या फिर जब मैं यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगा रहा हूँ। तो ये क्या है भाई, इसका कनेक्शन है। तो इस तरह से हम NPN PNP कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसके बारे में। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे हम बोलते हैं क्या, कॉमन बेस एम्पलीफाइंग फैक्टर। क्या होता है कॉमन बेस एम्पलीफाइंग फैक्टर, देखो मैं यहीं पर डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या डिफाइन करना है मेरे को, कॉमन बेस एम्पलीफाइंग फैक्टर डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है भाई, हेडिंग क्या है हमारी, इस तरह से आप अलग से लिखना यूं करके। मैं यहाँ पर डिजाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये डायग्राम है यहाँ पर बने हुए, तो इन्हीं के साथ वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, मुझे डिफाइन करना है क्या, कॉमन बेस एम्पलीफाइंग फैक्टर। इस तरह से लिखो, कॉमन इमीटर एम्पलीफाइंग फैक्टर, कॉमन इमीटर एम्पलीफिकेशन फैक्टर, एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, अब क्या होता है भाई, समझना जरा बात को। इसको हम दिखाते हैं किससे, बीटा से। और जो बीटा की वैल्यू होती है वो होती है किसके बराबर, चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस करंट। क्योंकि यहाँ जो इनपुट है वो कहाँ है, बेस में है, और आउटपुट कहाँ है भाई, कलेक्टर में है। जैसे अल्फा के केस में क्या था, अल्फा के केस में क्या था, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE था। क्योंकि यहां पर जो मेरे पास इनपुट था किसमें था, वो इमीटर करंट में था, सॉरी इमीटर में था, तो इसलिए यहां क्या आया, डेल्टा IE आया। लेकिन यहां क्या होगा,
यहाँ मेरे पास बेस में ऐसे इनपुट जा रहा है, तो यहाँ क्या आया, डेल्टा आई बी आया। और ये पूरी चीज कहाँ पर हो रही है, जब मेरे पास वी सी ई की जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। तो दिस इज अवर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, वो भी कब, जब कैसा हो हमारा कनेक्शन, कॉमन इमीटर हो। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ ये चेंज इन इनपुट करंट, सॉरी चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट करंट। यहाँ इनपुट कहाँ दे रहे हैं हम, बेस में दे रहे हैं, ये आपको समझना होगा। इतनी बात समझ में आई। नाउ ये तो किस केस में हुआ भाई, इन केस ऑफ एसी। ये किसके केस में हुआ, एसी के केस में हुआ। अगर मेरे पास जो करंट है वो डीसी हो, फॉर डीसी, डीसी के लिए क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, ये जो डेल्टा है चेंज है ये हट जाएगा। तो फॉर डीसी जो मेरे पास बीटा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डेल्टा आई सी अपॉन कितना आ जाएगा, डेल्टा हटेगा तो क्या आ जाएगा, सिंपल मेरे पास यहाँ पर आई सी अपॉन आई बी आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है भाई, बीटा आ गया। अब ये जो बीटा की वैल्यू होती है, इस बीटा की जो वैल्यू होती है वो लगभग 50 से लेकर 400 के बीच में आती है। और अगर मैं अल्फा की वैल्यू की बात करूं तो अल्फा की वैल्यू कहां से आती है, कहां से कहां तक, 0.90 से लेकर 0.99 के बीच में होती है। अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0.90 से लेकर 0.99 के बीच में होती है। वहीं बीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, 50 से लेकर 400 के बीच में वेरी करते हैं। ठीक, किसी भी जो 400 लिखा, किसी बुक में 500 लिखा है, तो हमने क्या लिया, 400 ले लिया। क्लियर बात। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब क्या करना है भाई, अब मुझे इन दो के बीच रिलेशन क्या होगा ये निकालना है। इन दो के बीच क्या रिलेशन होगा ये निकालना है। तो नेक्स्ट एंड डालो क्या, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। हम नेक्स्ट पेज में चले जाएं, इसमें कर लें, बताओ भाई। ठीक है, यहाँ तक तो दिख ही रहा है आपको, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। ठीक, और ये ध्यान देना, जो भी हमने इस पेज में किया उस बात को ध्यान देना, ध्यान में रखना, चाहे वो डायग्राम हो, चाहे ये दो यहाँ पर फॉर्मूले हो। हम नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं और हेडिंग क्या है हमारी, हेडिंग है क्या, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। आवर हेडिंग इज रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। देखो एक चीज मुझे पता है, क्या पता है भाई, मुझे ये पता है एज वी नो। ठीक है, व्हाट वी नो, बताओ भाई हम क्या जानते हैं। हम जानते हैं कि जो मेरे पास आई ई होता है, जो इमीटर करंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है, आई सी प्लस आई बी के बराबर होती है। बिल्कुल सत्य वचन है भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने यही कहानी यहाँ सुनाई थी आपको। देखो आई ई इक्वल टू क्या होता है, आई सी प्लस आई बी के बराबर होता है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होने से क्या होगा, मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ। क्या काम कर सकता हूँ मैं यहाँ पर डेल्टा आई ई निकाल सकता हूँ। माना इमीटर करंट में डेल्टा आई ई का चेंज हो रहा है, तो उससे कलेक्टर करंट और बेस करंट दोनों में चेंज आएगा। मान लो उस समय कलेक्टर करंट में चेंज कितना है, डेल्टा आई सी है, और प्लस कितना आ जाएगा, डेल्टा आई बी आ जाएगा। ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते नहीं बोल सकते, हाँ जी बोल सकते हैं। ठीक, अब मेरे को एज वी नो अल्फा इक्वल टू क्या होता है बताऊं, अल्फा इक्वल टू होता है डेल्टा आई सी अपॉन में कितना होता है, डेल्टा आई ई होता है। और अगर मैं बीटा की बात करूं तो बीटा इक्वल टू होता है मेरे पास क्या क्या, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी होता है। अगर मैं यहां से आई सी निकालूं या डेल्टा आई सी निकालूं तो डेल्टा आई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा आई ई, या फिर मैं आई बी निकाल दूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। क्या निकाल दूं, आई बी निकाल दो। डेल्टा अगर आई बी निकालूंगा यहाँ से तो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी होगा। अब एक काम करो, इस डेल्टा आई बी की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, तो यहाँ से मेरे पास बीटा इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा आई सी अपॉन दिस इज डेल्टा आई ई, और माइनस कितना आ गया, डेल्टा आई सी आ गया। थोड़ा बहुत सॉल्व करने जाऊंगा तो बीटा इक्वल टू आ गया मेरे पास यहाँ से कितना, हियर वी हैव डेल्टा आई सी। एक काम करो, नीचे से डेल्टा आई सी कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ मेरे को अल्फा बनता हुआ दिख रहा है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा आई ई आ जाएगा इधर पर। तो दिस इज डेल्टा आई ई अपॉन में कितना आया, डेल्टा आई ई, यहाँ गलत ले दिया मैंने,
डेल्टा आई ई बाहर लेना पड़ेगा ना, तभी बनेगा। सही कह रहा हूँ? क्या बाहर लेना पड़ेगा? डेल्टा आई ई बाहर ले लो। क्या बाहर ले लो? डेल्टा आई ई बाहर ले लो। अंदर कितना बच गया? 1 माइनस का डेल्टा आई सी अपॉन में कितना आ गया? डेल्टा आई ई आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर ऐसे रहने दो और इसको रीअरेंज करो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, बीटा इक्वल टू, ये मेरे पास क्या है? डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। यही क्या है? मेरा अल्फा है। तो ऊपर क्या आ गया भाई? अल्फा आ गया। अब नीचे क्या है मेरे पास? ये तो 1 है, तो 1 ही रहने दो, 1 ही रहने दो नीचे। और ये क्या आया? माइनस का डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी। ये भी क्या है मेरे पास? अल्फा है। तो यहां से मेरे पास बीटा इक्वल टू कितना आ गया? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। एंड दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन कि बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? अगर आइडियल केस लेके चलें तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। वैसे तो प्रैक्टिकली 0.90 से लेकर 0.99 के बीच में वेरी करता है, लेकिन अगर मैं अल्फा की वैल्यू को आइडियली 1 ले लूं तो उस समय बीटा कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो, अगर मैं ये बोलूं इफ अल्फा इज टेंस टू 1, इफ अल्फा टेंस टू 1 नहीं, हाँ क्या बोलूं अगर मैं? इफ अल्फा टेंस टू 1 देन बीटा टेंस टू, बताओ, अल्फा अपॉन 1 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा? ये टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। दिस टेंस टू इन्फिनिटी। बीटा टेंस टू अल्फा अपॉन 0, इट मीन दिस इज इन्फिनिटी। तो इन दिस केस दिस बीटा टेंस टू क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अगर अल्फा एक की ओर अप्रोच करेगा तो बीटा कहाँ की ओर अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगा। अब इसका फिजिकल मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस केस में आता है? अल्फा कब आता है भाई? कॉमन बेस के केस में आता है। किसके बेस, किस केस में आता है? कॉमन बेस के केस में जो करंट गेन है वो क्या है? अल्फा है। इसका एक और नाम क्या है? करंट गेन है। लेकिन इन केस ऑफ कॉमन एमीटर जो मेरे पास करंट गेन है वो क्या है? बीटा है। ये किस केस में है भाई? कॉमन इमीटर के केस में है। भाई इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है? अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी है। यानी इन केस ऑफ कॉमन इमीटर we have a large current gain. In case of common emitter we have large current gain. मेरे पास क्या है? large current gain है। in compare to we have large current gain in compare to common emitter, sorry common base। तो मुझे ये बताओ इन दोनों में से कौन सा कनेक्शन सही रहेगा? कॉमन बेस वाला या कॉमन इमीटर वाला? आप सबके दिल से आवाज आ रही है कि कॉमन इमीटर वाला, क्योंकि यहां करंट गेन क्या होता है? ज्यादा होता है इन कंपेयर टू कॉमन बेस। तो इसलिए 90 से 99% के बीच में जितने भी ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन होते हैं वहां पर हम कॉमन इमीटर ही यूज करते हैं, क्योंकि इसका करंट गेन क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि क्यों हम कॉमन इमीटर को ज्यादा यूज करते हैं। इसलिए ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो करंट गेन है, जो बीटा है, वो अल्फा के कंपेयर में कई गुना ज्यादा होता है। अगर वहां अल्फा मैक्सिमम उसकी वैल्यू 1 है तो यहाँ बीटा की वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? ओके, नाउ इतनी बात समझ में आई तो ये मेरे पास क्या है? रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब एक और चीज, यहीं पर हम कभी कभी इसी रिलेशन को और हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ बीटा इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर क्या निकालूं? बीटा प्लस 1 निकालूं तो कितना आ जाएगा? ये अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास बीटा प्लस 1 इक्वल टू अल्फा प्लस का 1 माइनस का अल्फा अपॉन में कितना आ गया? 1 माइनस अल्फा आ गया। देखो यहाँ इस अल्फा से अल्फा चला गया तो यहाँ मेरे पास बीटा प्लस 1 इक्वल टू
1/1 माइनस एल्फा। अगेन ये जो रिलेशन है ये भी हमसे कई बार पूछा जाता है, या बोल सकते हैं न्यूमेरिकल्स में ये यूज होता है। यानी बीटा प्लस 1 इक्वल टू किसका होगा, 1/1 माइनस एल्फा के बराबर होगा। बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1/1 माइनस एल्फा। अगेन दिस रिलेशन इज इंपोर्टेंट, आगे क्या आएगा, काम आएगा। इतनी बात समझ में आई भाई। यहां पर ये जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये आपको याद रखना है, हम आगे इसका यूज करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, और वो पॉइंट क्या है हमारे पास, कलेक्टर करंट, एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट। तो हिंट डालो इस तरह से, क्या, एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट। एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट, कि भाई कॉमन इमीटर में जो कलेक्टर करंट होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है। कॉमन बेस में हमने डिस्कस कर रखी है, अब बारी किसकी है, कॉमन इमीटर की है। सबसे पहले ये सर्किट डायग्राम बना लो भाई। ये मेरे पास इस तरह से सर्किट डायग्राम बन जाएगा। ये मेरे पास दो टर्मिनल हो गए। सर्किट डायग्राम जितनी बार बनाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा, याद होगा, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, इमीटर है, ये मेरा क्या है, बेस है, ये क्या है, कलेक्टर है। एनपीएन ले लो, एनपीएन पीएनपी कुछ भी ले सकते हैं हम। मैंने एनपीएन ले लिया, ये एन है, ये पी है, और ये क्या है, एन है। इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया एक बैटरी से यूं करके। ये मेरे पास पी है तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ऐसे जोड़ा, और फिर इधर, और फिर इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दिया कुछ इस तरह से। यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया फिलहाल, और यहाँ फिर एक बैटरी जोड़ दी। ये मेरे पास एन है तो ये किसको लड़ेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि रिवर्स बायस होगा। इसको मैंने क्या बोल दिया, VCC बोल दिया। यहाँ फ्लो करने वाली करंट क्या होती है, IC होती है, और यहाँ फ्लो करने वाली करंट क्या होगी, मेरे पास IB होगी, ठीक है। इस तरह से इसमें करंट ऐसे जाएगी P से N की ओर, और यहाँ करंट ऐसे फ्लो करेगी, इसका नाम क्या होगा, IE होगा। एक चीज़ हम जानते हैं, वो क्या जानते हैं भैया, हमको पता है कि जो मेरे पास IE होता है वो किस बराबर होता है, IB प्लस IC के बराबर होता है। सेड इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। ये बात समझ में आती है हमको। और अगर मैं इस IC की बात करूं इन कॉमन बेस में ये जो मेरे पास IC होता है, कॉमन बेस में ये जो मेरे पास IC होता है किसके बराबर होता है, ये होता है मेरे पास किसके बराबर, अल्फा IE प्लस ICBO। ये जो ICBO है ये क्या है भाई, ये है कलेक्टर बेस करंट विद ओपन इमीटर। ये कहानी कब की है, दिस कहानी इज फॉर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, और वी कैन से कॉमन बेस कनेक्शन। और ये जो टर्म चीज मैंने यहां पर लिखी है, ये वाली चीज, इसका नाम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कलेक्टर बेस करंट विथ ओपन इमीटर, ठीक है। ये कहानी कब की है, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की, ठीक है। अब समझेंगे भाई बात को। हमें देखना किसके लिए है, कॉमन इमीटर के लिए। तो मुझे यहाँ पर कुछ अब आगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक काम करो, यहाँ से IE की वैल्यू उठाओ, इधर रखो, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो IC इक्वल टू अल्फा, ये मेरे पास IE है, इसमें कितना आ जाएगा, IB प्लस IC आ जाएगा, और प्लस कितना आ गया, ये ICBO आ गया, ठीक है। समझना आप बात को, ठीक है। मैथ्स देख लो फिलहाल के लिए, अभी इसका फिजिकल मीनिंग अपने आप आपको समझ में आएगा। थोड़ी देर यहाँ पर आप इंतजार करो। तो IC इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज अल्फा IB, और प्लस कितना आ गया, अल्फा IC, और यहाँ प्लस मेरे पास कितना आ जाएगा, ICBO आ जाएगा, ठीक है। प्लस कितना आ गया, ICBO आ गया। एक काम करो, IC को एक जगह ले आओ, ये मेरे पास अल्फा IC है, इसको यहाँ भेज दिया मैंने, तो IC माइनस का अल्फा IC इक्वल टू अल्फा IB, और प्लस कितना आ गया, ये ICBO आ गया, ठीक है।
यहाँ से IC बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच गया, ये 1 माइनस का अल्फा बच गया, तो दिस इज अल्फा इंटू IB प्लस ICBO। ठीक है, यहाँ से अगर मैं IC निकालूंगा कलेक्टर करंट, वो कितना आ जाएगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू IB और प्लस कितना आ गया, ये 1 अपॉन 1 माइनस का अल्फा इंटू कितना आ गया, ICBO आ गया। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास बीटा है यहाँ पर, तो IC इक्वल टू कितना आ गया, बीटा इंटू IB और प्लस ये टर्म क्या है यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। अभी मैंने आपको दिखाया था ये बीटा प्लस 1 है, ये मेरे पास क्या है, बीटा प्लस 1 है, तो दिस इज अवर बीटा प्लस 1 इंटू कितना आ गया, ये ICBO आ गया, बीटा प्लस 1 इंटू ICBO। ठीक है, नाउ अब देखो इसे बोलो सम इक्वेशन नंबर 2, इसे मैंने क्या बोला, इक्वेशन नंबर 2 बोला। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ इफ, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं ये बोलूँ इफ बेस इज ओपन, बेस इज ओपन, अगर मेरा बेस ओपन है, कहने का मतलब क्या है कि भाई ये बेस ओपन है, ओपन कर दिया बेस, यानी IB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी IB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेस ओपन होते ही IB इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। बेस ओपन होते ही IB इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस केस में नाउ इक्वेशन 2 बिकम, नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी भाई, इक्वेशन 2 बन जाएगी मेरे पास क्या, IC इक्वल टू, ये टर्म तो 0 हो गया और ये मेरे पास कितना बचा, बीटा प्लस 1 इंटू ICBO, क्या बचा ये, बीटा प्लस 1 इंटू ICBO। ये जो मेरे पास करंट है यहां से लेकर यहां तक, ये जो करंट यहां पर है यहां से लेकर यहां तक IC की ये वैल्यू आई, ये कब आई, दिस इज कलेक्टर इमीटर करंट, क्योंकि ये तो ओपन है, ये ओपन है। अब ये कलेक्टर करंट कहां से पास करेगी, सर्किट तो यही बचा ना, क्योंकि ये सर्किट तो गायब हो गया, गायब होने का मतलब ये ओपन सर्किट है। अगर ये मेरे पास कलेक्टर करंट यहां फ्लो कर रही है तो किसके थ्रू फ्लो कर रही होगी, इस इमीटर के थ्रू फ्लो कर रही होगी। यानी ये जो करंट है यहां पर अभी जो आई विथ ओपन बेस, वो कौन सी करंट है, कलेक्टर इमीटर करंट है विथ ओपन बेस। तो इसी को मैं क्या बोलता हूं, ICEO बोलता हूं। अब ये जो ICEO है, इसका नाम क्या है, ICEO, इसका नाम क्या है, कलेक्टर इमीटर करंट, कलेक्टर इमीटर करंट, करंट विथ ओपन बेस, विथ ओपन बेस। ठीक है, तो जब आपको क्या लिखा हो, ICEO लिखा हो, इसका मतलब क्या हुआ, कलेक्टर इमीटर करंट विथ ओपन बेस, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। तो यहां जो मेरे पास ICEO है वो किसके बराबर है, ICEO इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 इंटू ICBO, और बीटा प्लस 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, ICEO इज इक्वल टू, दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इंटू ICBO। ठीक है, ये लिखो एक ही बात हुई। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि जो मेरे पास यहां पर इमीटर और कलेक्टर में जो करंट फ्लो करेगी, कब, जब मेरा बेस क्या होगा, ओपन होगा, उसकी वैल्यू इतनी होगी। अब ये जो मेरे पास ICBO था, दिस इज ड्यू टू दिस रिवर्स बाइस ऑफ दिस कलेक्टर बेस जंक्शन, इस केस में जब वो कॉमन बेस था। लेकिन यहां पर क्या है मेरे पास, इमीटर और ये क्या है, दोनों रिवर्स बाइस हैं, तो यहां पर इस तरह से करंट फ्लो कर रही है। तो इसका मतलब दिस करंट ICEO इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड वैल्यू ऑफ दिस करंट इज वेरी वेरी स्मॉल। जो मेरे पास ICEO होती है वो लगभग कुछ नैनो एम्पियर के ऑर्डर की होती है। इसका मतलब दिस करंट इज वेरी वेरी स्मॉल करंट, बहुत छोटी करंट होती है, क्योंकि किसके कारण फ्लो करती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ये करंट फ्लो कर रही होती है। ठीक है बात, ओके, इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ लेते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं, एक सर्किट डायग्राम जैसा ही बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा
क्लियरिटी यहाँ पर आपकी थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है, इसी को ऊपर कर ले रहा हूँ मैं। देखो भाई, एक सर्किट डायग्राम में यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, जरा गौर से उस सर्किट डायग्राम को देखना। कैसा सर्किट डायग्राम है, कुछ इस टाइप से है, सिंबॉलिक फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हैं। ये मेरे पास इमीटर है, कलेक्टर है और ये बेस है। कॉमन इमीटर की हम बात कर रहे हैं। ये मेरे पास क्या है, इमीटर है, ये बेस है और ये क्या है, कलेक्टर है। NPN बोलते तो N हो गया, ये P हो गया और ये क्या हो गया, N हो गया। ठीक है, मान लो ये मेरे पास ओपन है, यानी यहाँ मैंने कुछ नहीं जोड़ रखा है इस तरह से। ठीक है, ये मेरे पास क्या है भाई, इमीटर है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, नीचे बेस, सॉरी ये मैंने कहाँ लगा दिया, ऐसे अर्थिंग कर दी इसकी। ये मेरे पास क्या है, कलेक्टर है, यहाँ मैंने एक बैटरी लगा दी, ये N है तो पॉजिटिव इससे जुड़ेगा और फिर इसको क्या कर दिया मैंने, ऐसे अर्थ कर दिया। ये मेरे पास क्या लगा दिया, VCC यहाँ लगा दिया। देखो यहाँ मेरे पास इस केस में IB इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज ये कैसा है, मेरा बेस यहाँ पर ओपन है। यहाँ करंट फ्लो होगी कौन सी वाली, यहाँ करंट होगी मेरे पास कौन सी वाली, IC। और इस केस में जो IC की वैल्यू होगी वो किस करार होगी, इन दैट केस this IC will be equal to 1 plus beta into ICBO, जो जिसको मैंने क्या बोला है, ICEO बोला है। ठीक है, उस समय करंट कितनी होगी, इतनी करंट यहां फ्लो करेगी। ठीक है, नाउ ये P है, N है, तो यहां करंट ऐसे फ्लो करने वाली है और ये करंट कौन सी है मेरे पास, यहां पर IE है और जो इमीटर करंट होगी ऑब्वियस सी बात है वो IC के बराबर होगी इस केस में, क्योंकि जितनी करंट यहाँ से आई वो यहाँ से इधर फ्लो कर जाएगी। और उस केस में जो मेरे पास IE होगा वो IC के क्या होगा, बराबर होगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसी के बराबर आएगी, यानी कितनी, 1 प्लस का बीटा इंटू ICBO के बराबर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। नाउ अब कंडीशन थोड़ा सा क्या हो गई है, चेंज हो गई है। मैंने मान लिया कि जो मेरा बेस है वो क्या है, क्लोज है, विथ क्लोज बेस। तो उस समय क्या देखने को मिलेगा भाई, सेम चीज दोबारा से बनाओ। अगर बेस मेरा क्या है, क्लोज है, तो इस तरह से ये मेरे पास इमीटर है, ये मेरा क्या है, बेस है, ये मेरे पास क्या है, कलेक्टर है। NPN बोल दो, ये N है, ये P है और यहाँ ये N है, तो इस पर ऐसे करंट फ्लो करेगी। यहाँ मैंने बैटरी लगा दी, ये P है तो ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, इस तरह से इसको मैंने इस तरह से अर्थ कर दिया। यहाँ मैंने इसको ऐसे अर्थ कर दिया भाई। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ से एक ऐसे बैटरी लगाई, ये N है तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ ऐसे अर्थ कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ से करंट जा रही है कितनी, लेट अस से दिस करंट इज IB। अब यहाँ से इस टाइम करंट कितनी आएगी, इस टाइम पर यहाँ से जो करंट आएगी वो आएगी किसके बराबर, दैट करंट विल बी इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO के बराबर, ICEO के बराबर। ठीक है, ये बात समझ में आई। और ICEO को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चीज लिख सकता हूँ। अब यहाँ से ये करंट आ रही है यूं करके और यहाँ से क्या आ रही है, IB आ रही है, तो यहाँ मेरे पास IE कितना हो जाएगा बताओ। तो इस केस में जो मेरे पास IE होगा, इस IE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताओ। इन दिस केस दिस IE विल बी इक्वल टू दिस IB प्लस दिस थिंग, यानी अगर मैं इसको यहीं पर लिख दूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, IB प्लस दिस वन इज अवर बीटा IB और प्लस कितना आ गया, ये ICEO आ गया। ठीक है, दोनों ओर से IB बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, 1 प्लस का बीटा और प्लस कितना आ गया, ये ICEO आ गया। ठीक, तो दिस इज अवर इमीटर करंट इन केस ऑफ ओपन क्लोज बेस एंड दिस इज अवर इमीटर करंट इन केस ऑफ ओपन बेस। दिस इज इन केस ऑफ क्लोज बेस एंड दिस इज इन केस ऑफ ओपन बेस। देखो भाई, एक बार इसको समराइज कर लेते हैं, यानी जो भी यहाँ करंट का नाम बोला मैंने, जो IB है मेरी उसको हमने क्या बोला है भाई, बेस करंट बोला है। IB क्या है हमारी, बेस करंट है। और दूसरा
मेरे पास यहाँ पर जो बीटा प्लस 1 ICBO, या फिर इसी को मैंने क्या बोला है 1/1 माइनस का अल्फा इंटू ICBO, या इसी को मैंने क्या बोला है ICEO बोला है। ठीक है, कलेक्टर इमिटर करंट विथ ओपन बेस। ठीक, फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर IE निकालूं तो IE की वैल्यू कितनी हो जाएगी IB प्लस IC हो जाएगी, और यहाँ मेरे पास जो IC है वो किसका बराबर है अल्फा IB प्लस ICO के बराबर है ICEO। ठीक, दोनों ओर से यहाँ पर अगर मैं अल्फा को बाहर ले लूँ तो ये मेरे पास IE इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से दिस IE विल बी इक्वल टू IB को बाहर ले लिया, अंदर कितना बच गया 1 प्लस का अल्फा एंड प्लस का ICEO आ गया। तो दिस इज आवर इमीटर करंट। ठीक है, ये हमारी क्या निकल के आई इमीटर करंट निकल के आई। ठीक, तो इस तरह से हमने यहाँ पर कलेक्टर करंट ये लिख लिया मैंने, दिस इज आवर IC एंड दिस इज आवर इमीटर करंट। किधर बात, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर कॉमन बेस इमीटर सर्किट। ठीक, समझ में आई बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं इस पूरे लेक्चर के दौरान। ठीक है, एक बात देख लें, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है भाई, इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो भी कैलकुलेशन आज हमने की, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, अपने मन से करना। ठीक है, तभी आपके लिए क्या होगा, ये कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा। और अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और कल हम क्या करेंगे, जो भी फॉर्मुलेशन आज हमने पढ़ा, यानी कलेक्टर करंट हो गया और रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा हो गया, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। और कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जो थोड़ा सा आसान होंगे, ताकि आप यहाँ पर जो टर्म्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो ICBO हो या फिर चाहे वो ICEO हो, उन टर्म से आप थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओ। और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल भी करेंगे जो IIT जैम में आए हुए हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, और अगेन मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आती है और आपको लगता है कि मैं आपकी लाइफ में कुछ थोड़ा सा वैल्यू भी ऐड कर रहा हूं, तो इस लेक्चर सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे लाइक भी दबाओ। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।